मिनट। हाँ चलो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में हम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कार्बन का 6 होता है। तो अगर हम लोग के एल एम एन के हिसाब से ही बात करें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अपने वैलेंस शेल वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गया। और हम लोग जब ऑक्टेट की बात करते हैं तो 2, 8, 18 इस टाइप की बात करते हैं। इनफैक्ट 2, 8, 18 भी नहीं लेते, 2, 8, 8 ही लेते हैं। तो हम लोग का 8 वाला पार्ट या 2 वाला पार्ट या 8 वाला पार्ट ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट हम लोग ये ऑक्टेट वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग का जो वैलेंस शेल है एल वाला पार्ट, इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐड करें या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें ताकि हम, हाँ बोलो। ऑक्टेट मतलब? ऑक्टेट मतलब 8। किसका डाउट है ऑक्टेट? बेसिक है। अंशुल एनसीईआरटी पढ़, तुमको बहुत मार मारेगी अब। एनसीईआरटी में चीज बोला था तुम लोगों को पढ़ना है खुद से। तो इस केस में जो हम लोग, हाँ बोलो। सर नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? अरे भाई इतना अंग्रेजी खराबी है तुम लोगों का। सर बायो में पता है। क्या होता है बायो में बताओ। सर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक यूनिट नेम देना। अब तो नेम देने को नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो बायो का केमिस्ट्री में डिफरेंट होता होगा। भगवान, अरे नोमेनक्लेचर है भाई, नामकरण। हिंदी में नामकरण बोल सकते हैं। जैसे तुम्हारा भी नोमेनक्लेचर हुआ है पैदा होते ही, होता है ना, उस दिन एक सेरेमनी होता है, नाम दिया जाता है उस दिन, ठीक है, उसी टाइप का चीज है यहाँ पे। तो हम लोग का जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। तो जैसे के शेल वाले पार्ट में हम लोग अगर कंसिडरेशन ले तो 2 होता है, एल वाले पार्ट में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है, एम वाले पार्ट में 8 तक ही लेना है अपने को। तो हम लोग के कार्बन वाले पार्ट में 2 के बाद 4 है, तो आइदर हम लोग 2 में जंप कर सकते हैं या फिर हम लोग इस 4 वाले पार्ट में 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके 8 में जा सकते हैं। तो आइदर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा सकते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर सकते हैं। दोनों में से जो करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके या कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं। और ये जो टर्म होता है वैलेंसी, अभी पता नहीं हमको, आएंगे उस चीज पे। कार्बन शेयर नहीं करता, गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, इनफैक्ट डोनेट भी कर सकता है, आगे जाने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग अभी के लिए जब वैलेंसी टर्म की बात करते हैं तो वैलेंसी का 2-3 बेसिक मतलब है। एक तो जो 9th क्लास में दे रखा होता है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम केवल वर्बली बोल रहे हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, पहला डेफिनेशन। दूसरा, it is equal to the number of electrons that must be gained or that must be lost in order to reach to its nearest noble gas configuration। एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करे या कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करे ताकि हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करो या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करो, बतिया सेम है। तो अगर बतिया ही सेम, तब इस केस में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस केस में 4 ही हम लोग का वैलेंसी होगा। तो जब हम लोग कार्बन के वैलेंसी की बात करेंगे तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है, वैलेंसी भी 4 है। अगर मान लो कि हम लोग कार्बन वाले पार्ट को छोड़ के ऑक्सीजन पे जाए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 के बाद 6 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग के के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 6 है। अब 6 में अगर हम लोग को नियरेस्ट नोबल गैस में जाना है तो आइदर हम लोग 2 में जा सकते हैं या फिर हम लोग 8 में जा सकते हैं। 8 में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा और 6 से 2 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा। ऐसा हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तभी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो आइदर 6 इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो लॉजिकल बात है कि ज्यादा इजी वे कौन सा होगा, तो ज्यादा इजी अपने को 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट को आराम से O2- में कन्वर्ट कर सकते हैं
और O2 माइनस में कन्वर्ट हो गया तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन के एडिशन से अपना काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अपना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 था और वैलेंसी वाला पार्ट 2 के बराबर निकल के आया। वैसे एक चीज है, जैसे ये जो वैलेंसी है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ताकि हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए, इस पार्टिकुलर सिनेरियो में हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम लोग लॉस करने की बात करते हैं तब तो सेंस ही नहीं है। लॉस करने में तो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। अगर हम लोग गेन करने की बात करते हैं तो गेन करने में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि जैसे ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन वाले पार्ट को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब कहीं से मिलने का मतलब क्या है? हवा में इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं रहा, तो कहीं से मिलने का मतलब ये है, जैसे मान लो हम लोग MgO की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन करना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराने के लिए हम लोग एक मैग्नीशियम वाले पार्ट को एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आराम से MgO में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन को हम बैलेंस नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं दिए, एटॉमिक फॉर्म दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि Mg वाले पार्ट में +2 चार्ज है और ऑक्सीजन वाले पार्ट में -2 चार्ज है। तो अगर मैग्नीशियम वाले पार्ट में +2 चार्ज है, ऑक्सीजन वाले पार्ट में -2 चार्ज है, तो इसका मतलब इस मैग्नीशियम में 0 चार्ज की जगह पे +2 चार्ज आया तो है। कैसे आया होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका गुम हो गया होगा। और ऑक्सीजन में 0 से -2 चार्ज आया, इसका मतलब कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लूट के ले आया होगा। तो जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गायब हुआ, उसी को हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे ऐड कर दें? ये भी एक तरीका हो सकता है। इनफैक्ट इसी चीज को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड है जहाँ पे चार्ज के फॉर्म में एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। या इस तरह के बॉन्ड को, जब 2 एटम्स आपस में एसोसिएट होते हैं तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जब एक आयनिक कंपाउंड या एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस केस में एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के एक नॉन मेटल में ट्रांसफर हो जाता है। इस चीज को हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब हम लोग ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना चाहेंगे तो उसके एडिशन के लिए अपने पास एक तरीका ये है कि कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन को दे दिया। एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका ये है कि ऑक्सीजन वाले पार्ट पे हम लोग बोले 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ऑक्सीजन के लॉन्ग हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिए और इस चीज को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर भी बोला करते हैं। अपने काम का ज्यादा नहीं है बट थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसा डॉट से या क्रॉस से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करना पड़ेगा। और शेयरिंग इस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ऑक्सीजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मांगेगा। तो ना पार्टनरशिप टाइप का चीज कि दोनों लोग मिलकर के पार्टनरशिप के फिर चीजें ज्यादा बड़ी हो गई। तो ऑक्सीजन वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो एक ऑक्सीजन शेयर किया, एक हाइड्रोजन शेयर किया। तो शेयरिंग में खुद का चीज खुद के पास भी होता है और सामने वाले के पास भी चला जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो खुद के पास भी रहेगा और सामने वाले के पास भी चला गया। ऑक्सीजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ वो खुद के पास भी रहा और सामने वाले के पास भी चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इसके पास आया, हाइड्रोजन के पास आया, तो इसके वजह से हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आ गया, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर यहाँ एक और हाइड्रोजन होता, कोई भी एटम हो, मान लो ए एटम हो, हमको हाइड्रोजन से भी मतलब नहीं है, ये ए एटम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया फिर ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ओवरऑल हम लोग ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किए तो 2 शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर से मिले। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था पहले से, ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे के दोनों इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसको कंबाइन करके एक साथ लिख दिए। कंबाइन करने के पीछे एक लॉजिक भी है, आगे बताएंगे हम लोग। और उसके अलावा हम लोगों का जो हाइड्रोजन है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट किए और ए वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन को भी क्रॉस से डिनोट किए तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। सिमिलर टाइप से ए वाले एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो अब ऑक्सीजन के जस्ट सर्कल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। तब यहाँ से भी हम लोग का ऑक्टेट पूरा हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये पार्ट हम लोग फॉलो कर सकते हैं या फिर हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 के बराबर है
तो वैलेंसी 2 होने को, मतलब वैलेंसी 2 के बराबर होने के बाद इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 तरीके हैं उसके पास। एक तो कहीं से केवल इलेक्ट्रॉन ले लिया और माइनस चार्ज बना दिया, या अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का भी शेयर कर लिया। तो इस तरह के केस में माइनस चार्ज नहीं आएगा, कंपाउंड न्यूट्रल होता है। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड बोला करते हैं। और मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कोवेलेंट स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर बहुत कम केसेस में बनाते हैं। जैसे एक कंपाउंड है चार चार्ज Al4C3, अगर इस कंपाउंड को कंसिडर करें तो ये आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में हम लोग, जैसे अगर कंपाउंड की बात करें तो एल्युमिनियम हमेशा 3+ चार्ज में होता है, और कार्बन वाला पार्ट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर एक मेटल है तो नॉन मेटल के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके 4- चार्ज बनाएगा। और 9th क्लास में इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है शायद से, कि एक एलिमेंट पे जो वैलेंसी है उसको दूसरे के नीचे लिखो, दूसरे एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसको पहले के नीचे लिखो, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। तो एल्युमिनियम में 3 एटम, कार्बन में 4 एटम, ये चीज निकल के आ गया। और ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है ये एक लाइन से होता है, जैसे इस तरीके से होता है कि 1 कार्बन हुआ, 2 कार्बन हुआ, 3 कार्बन हुआ, और इस सब के बीच में हम लोग का एल्युमिनियम वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा टोटल इस टाइप से। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का हम लोग फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ 4 माइनस चार्ज है और 3 एटम, तो टोटल मिला के माइनस चार्ज कितना हो जाएगा, -12 के बराबर। और एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज है और टोटल 4 एटम है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज 4 एटम के पास, इसका मतलब टोटल मिला के +12 चार्ज होगा। तो +12 को -12 बैलेंस करके आयनिक कंपाउंड आराम से बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन वाला पार्ट केवल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक भी बना सकता है। लेकिन हाँ ये है कि जब भी कभी कार्बन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, नॉन मेटल जितने भी पीरियोडिक टेबल में राइट साइड के पार्ट है, तब उस केस में हम लोग हमेशा कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट में अभी तक 2 वैलेंसी को जाने, कुछ और एलिमेंट्स के वैलेंसी को जानना है। कार्बन वाले पार्ट में पहले तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 4, और जो अपना वैलेंसी वाला पार्ट है ये चीज हम लोग आराम से 4 के बराबर ले सकते हैं। सब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग केवल नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं अभी के लिए। अगर हाइड्रोजन लेके चले तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही 1 है, तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो केवल इलेक्ट्रॉन शेयर करके डुप्लेट बना सकता है, वैलेंसी 1 होगा। ऑक्सीजन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना काम कर लेगा। नाइट्रोजन को अगर कंसिडर करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके काम कर लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम कर लेगा। सल्फर एलिमेंट का ध्यान रखना है, सल्फर एलिमेंट वाला पार्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है। एक काम करते हैं, हम नाइट्रोजन को पहले ऊपर ही लिख लेते हैं। नाइट्रोजन वाले पार्ट में 5 और 3, ऑक्सीजन वाले पार्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा यहाँ पे 2। ऑक्सीजन और सल्फर सेम पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइन में आते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनका प्रॉपर्टी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सिमिलर टाइप का होगा, तो यहाँ पे 2 ही होगा। और जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो ओवरऑल इस चीज को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कन्वेंशन माना जाता है, एक्स वाला पार्ट। कहीं भी एक्स से अगर चीजें मेंशन कर रखी है मतलब हम लोग हैलोजेंस की बात कर रहे हैं। सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा हम लोग के पास वैलेंसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 1 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। ये अपना कंसिडरेशन लेकर के चलेंगे हम लोग। ये सबसे बेसिक कंसिडरेशन है जो अपने को ध्यान रखना होता है, जो वैलेंसी के फॉर्मेट में होता है। फटाफट इस वैलेंसी वाले पार्ट को छाप लो। ये टेबल तुम लोग को याद रखना ही रखना है, इसके बिना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया करेंगे। नोट कर लो। तुम लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। ओके, क्योंकि हम अपने दिख फोन रहा के, है सर। हाँ, हमने फोन के थ्रू काम करे इसलिए हम पूछ रहे थे। सर हाँ बोलो। सर आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे करते हैं?
आएंगे हम लोग, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी साल डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। तभी पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट के बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो 11th क्लास का टॉपिक है पूरा। फिर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में यही बताएंगे तुमको कि क्या क्या बॉन्ड बनते हैं, कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, सब पता चल जाएगा। डू नॉट वरी, सब एक ही बार में सीख लेंगे जी तुम लोग। थोड़ा धीरे धीरे से, सारा खाना एक ही बार में खा लेती है क्या? इसमें टाइम कितना लगेगा सर? क्या कितना दिन में हो जाएगा सर ये सब? काहे टेंशन ले रहा है तुम? तुम्हारे पास टाइम का कमी है क्या? नहीं सर अभी अचानक से लगने लगा है, हे भगवान, हाँ सर। हाफ ईयरली आ रहा है ना, इसीलिए। कितना रोते हैं भाई लोग। कभी हमसे सीखना चाहिए था तुमको मेरी लाइफ में। हम कभी जिंदगी में होमवर्क नहीं बनाए, कभी एग्जाम का टेंशन नहीं लिया स्कूल में। स्कूल का एग्जाम का टेंशन, हट। सर मार नहीं पड़ता था? मार नहीं पड़ता था मैं स्कूल में, पता नहीं। और ऊपर से टीचर लोग हमको बहुत अच्छा समझते थे। मतलब बेसिकली रात में पढ़ो, दिन में जाके एग्जाम दे के आओ। हमको लगता है कि छठे क्लास से ये चीज फॉलो कर रहा है। रात भर पढ़ते थे, सुबह एग्जाम दे के आते थे, उसके बाद सो जाते थे। मेरा छठे क्लास से रात भर में मेरा पेपर अच्छा चला जाता था। तुम लोगों को पता नहीं इतना टेंशन क्यों होता है। एक्चुअल में दिक्कत ये नहीं कि तुम लोग चाहिए 99%, हम मेरा 80% इज मोर देन एनफ। 80% आगे खुश है, जिंदगी में बाहर आ गया है। लाइफ में खुश रहना सीखो भाई। 80% आदमी को खुशी नहीं देता है। कल पता नहीं किससे बात हो रहा था, हाँ वही एक स्टूडेंट से बात हो रहा था, तो उससे डिस्कशन हो रहा था ऐसे ही स्टार्टअप को लेकर के। तो बोला कि सर मतलब कैसे इतना काम कर लेते हैं, आपको पता नहीं यार, बस मजा आता है काम करने में तो इसलिए कर लेते हैं। बोले हाँ यार, हम भी स्टार्टअप की मतलब नहीं हो पाया, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो काम करने में अगर मजा आता है तो एक्चुअली में 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे कोई मैटर नहीं करता। मजा नहीं आता तो फिर अलग बात है। और दुख का कोई वो नहीं है, दुख और क्या बोलते हैं टेंशन खत्म ही नहीं होता किसी का। कुछ भी दिमाग में सोच लो तो दुख आ ही जाएगा कि अरे मेरे पास ये नहीं है। हम ऐसे बालकनी में रोज बैठते हैं सुबह, आजकल मतलब जब भी उठते तो हम हमेशा बालकनी में बैठा करते। थोड़ा मेरे बालकनी के सामने पेड़ है, तुम लोग तो कुछ आया भी है घर पे, तो जस्ट बालकनी में सामने बैठो तो उधर पेड़ एक लाइन से है, तो बड़ा सुकून मिलता है दिमाग को। रोज हम सुबह एक आदमी को देखते हैं जिसका दोनों हाथ जो है वो थोड़ा वो है, खराब टाइप का है। हम उसको देख के यही सोचते हैं कि ये भी अपना जिंदगी मजे से सरवाइव करो। इतने एनर्जी में उसको देखते हैं हम, इतने तेजी से चलता है कि उतने तेजी से तो हम नहीं चलते कभी। तो उसको देख के हमको लगता है कि ये भी अपनी जिंदगी इतना अच्छा सरवाइव कर रहा है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो फिर टेंशन किस चीज का है? तो उतने में खुश रहना चाहिए भाई। एग्जाम आ रहा है सर, हाफ ईयरली आ रहा है सर, अरे कोविड नहीं हो रहा है, इससे से खुश रह लो ना। एक चीज खुशी का ढूंढ लो, क्या तकलीफ हो उसमें। यहाँ एक स्टूडेंट 11th क्लास है, उसके घर में सबको कोविड हो गया, बेचारा खांसते खांसते क्लास कर रहा है, क्या कर सकते हैं उसमें। उससे खुश रहो कि कोविड नहीं हुआ सर। चलो ध्यान दो, जैसे कार्बन वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 वैलेंसी है। तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, हम जो अभी तक यहाँ पे वैलेंसी मेंशन किए हैं 4 1 3 2 2 1 1 1, तो ऐसा ध्यान रखते हुए काम करना है स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में कि ये एलिमेंट्स इतने बॉन्ड्स बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर एक न्यूट्रल एलिमेंट रहा, न्यूट्रल कंपाउंड रहा, तो इन जनरल ये सारे के सारे एलिमेंट्स इतने बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेंगे, इतने कोवेलेंट बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेंगे। और उसको इस तरीके से समझना, अगर 2 एटम है, सेम एटम हो या डिफरेंट एटम उससे मतलब नहीं है, बट अगर 2 एटम है वो दोनों एटम अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि दोनों एटम्स के बीच में हम लोग एक सिंगल बॉन्ड डाल सकते हैं। इसको बोलने का तरीका होता है कि 2 एटम्स के बीच में एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड डाल दिया। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ए शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन बी शेयर किया, तो हम लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड आराम से बन के रेडी हो सकता है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा केवल एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को हम लोग सिंगल बॉन्ड बोल दिया करेंगे। दूसरा, 2 एटम्स के बीच में सेम हो या डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो 2 बॉन्ड रहा तो डबल बॉन्ड बोलेंगे। अगर मान लो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 3 लाइन आराम से मेंशन कर सकते हैं। बट इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चलो ये सब चीजें तो एग्जिस्ट करती है, बट इस सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड्स वाले पार्ट में हम लोग ये जो बॉन्ड्स के टाइप है इसको क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या नाम से जान सकते हैं। नाम थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि हम लोग बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के आगे नहीं होता है।
नहीं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के आगे एक चीज होता है जो तुम्हारे स्कोप से बाहर है, इनफैक्ट पूरे 11 12 के स्कोप से बाहर है। हम लोग बस केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे उस चीज का। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें एक को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और सिग्मा बॉन्ड मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, और उसको डिनोट करने का तरीका ये छोटा वाला सिग्मा होता है। एक सिग्मा ये भी होता है, ऐसा नहीं, ये छोटा वाला सिग्मा यूज करता है। और दूसरे टाइप के बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोला करते हैं। पाई मतलब जो नॉर्मल अपना पाई है, डिनोट भी हम लोग पाई से ही करते हैं। जब भी कभी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के फॉर्मेट में ही बन सकता है। दो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना होगा इसमें, पहले ये पॉइंट नोट करो। ऊपर वाले पार्ट को नोट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बार बार आएगा, पहले ये पॉइंट नोट कर लो। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितना होता है और पाई बॉन्ड कितना होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसमें एक चीज ध्यान रखना है। सर इधर पे कोई स्पेसिफिक रीजन है वो सबमिशन वाले सिग्मा को यूज ना करने का? नहीं, जिसका मन किया होगा रिप्रेजेंट करने का वैसे रिप्रेजेंट कर लिया होगा, और होगा भी तो हमको पता नहीं है। चलो ध्यान दो। द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन, नोट करते हो इस चीज को, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन any two atoms is always a sigma bond। दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड जब भी बनेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और हमेशा दो एटम के बीच में, पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं करें, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड, जितने मतलब दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकेंड पॉइंट थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ये वैसे याद हो जाएगा अपने आप। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। कोई भी दो एटम के बीच में हमेशा केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और वही एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता है दो एटम के बीच में। ऐसा नहीं कि एक एटम एक ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बट एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी किसी और एटम के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, द रिमेनिंग बॉन्ड्स are called as pi bonds। पहले बॉन्ड के बाद जो जो बॉन्ड बच गया उन सब चीजों को हम लोग पाई बॉन्ड बोला करेंगे। 3.14 बॉन्ड 3.14 बॉन्ड नहीं बोलेंगे, केवल पाई बॉन्ड बोला करते हैं उसमें। इस चीज का ध्यान रखना है। कभी भी दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा या तीसरा बॉन्ड जब भी बनेगा तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोला करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना। तो एक छोटा सा हम सवाल दे रहे हैं, मतलब उसमें 5-6 क्वेश्चन है बेसिकली। काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नोट करो। काउंट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। और इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड लेके चल सकते हैं, मान लो ये कंपाउंड ले लेते हैं POCl3। फॉस्फोरस के साथ हम लोग ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन डाल रखे हैं। POCl3 H2SO4 H2H2O7। सर वो डायग्राम को याद रखना पड़ता है कि बनाने का कोई लॉजिक है? बनाने का बहुत अच्छा लॉजिक है, बताएंगे तुम लोगों को। 10th वालों को शायद बता चुके हैं, तुम लोगों को अलग से बताएंगे। तुम लोगों का जो अलग से केमिस्ट्री क्लास चल रहा होगा, जैसे ही तुम लोगों का ये मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये डायग्राम वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे तुम लोग के साथ। केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को हम लोग बताते हैं, लोग इसका लॉजिक भी बोलते हैं, लोग एक्चुअली में इसका लॉजिक नहीं बोलते, लोग इसका फॉर्मूला बताया करते हैं। और फॉर्मूला बिल्कुल भूल करके भी याद मत रखना,
वो फॉर्मूला गलती कराता है, तो इसलिए फॉर्मूला नहीं, जो हम तरीका बताएंगे उसको ध्यान रखना। मेरा खुद का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से सीख सकते हैं। नोट करते जाओ पहले सारे मॉलिक्यूल्स, फिर एक ही बार क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। और हम तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का कुछ कुछ छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ट्रेलर बेसिकली दे रहे हैं। तुमको आइडिया लगेगा कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, उसके वजह से नाम लिखते वक्त क्या क्या वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं सामने, फिर वो वेरिएशंस को कैसे हम लोग रूल्स वाइज पुट आउट कर सकते हैं, ये सब चीज भी पता चलता जाएगा। सर हाँ, सर हम ऊपर का 2 क्वेश्चंस नहीं लिख पाए सर। तो काहे नहीं लिखी? सर आपका जो स्क्रीन था ना सर, नजर ही नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैंक हो गया था। लिखो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था तुम्हारे? नहीं सर, फोन में अंधेरा छा गया था। उनका बैटरी लो हो गया यार, सारा प्रॉब्लम एक ही बार शुरू हो जाता है। जल्दी नोट डाउन करो सब। सर एक डाउट था पूछो। सर, ये जो सेकंड पॉइंट है, ओनली वन हाँ सिग्मा बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन टू एटम्स, सर ये हाँ दोनों सिमिलर, मतलब कोई भी एटम्स हो सकता है ना, हाँ, सिमिलर या डिफरेंट? कोई भी बॉन्ड किसी भी एटम के बीच में बन सकता है, तो फिर ये पॉइंट भी किसी भी एटम के लिए वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में एक छोटा सा वेरिएशन पुट आउट कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जैसे ऊपर वाले में देखो 2 कार्बन है, 5th नंबर में भी 2 कार्बन है, 6 नंबर में भी 2 कार्बन है, एक जगह इथ है, दूसरी जगह भी इथ है, तीसरी जगह भी इथ है। बट जब हम लोगों का इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब हम लोगों का H6 था तो कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था कार्बन के बीच में, तो एन लगा। अगर एक डबल बॉन्ड आया तो ईन हो गया, और एक ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन हो गया। इस चीज को इन जनरल हम लोग अल्कीन बोला करते हैं। मतलब जब कोई डबल बॉन्ड नहीं होता तो अल्कीन होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे अल्कीन बोला करते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पे नोमेनक्लेचर में इन जनरल क्लासिफिकेशन अल्काइन बोला जाता है। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कशन में यूज करेंगे भी। इथीन इथेन, इथीन, इथाइन।
सर एक मिनट रुको, लिखने दो। सर बेंजीन रिंग क्या होता है, आएंगे सब पे आएंगे, रुक जाओ। बेंजीन रिंग तो 10th क्लास में इंट्रोडक्शन, हम लोग तो उसका नोमेनक्लेचर भी अलग से डिस्कस करेंगे। जिसका जो स्ट्रक्चर छूट गया होगा वो बताते चले जाना, और खुद से भी जूम करके देख सकते हैं, हम थोड़ा पेज को छोटा कर दे रहे हैं। जिसका जो स्ट्रक्चर छूट गया होगा बताते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में देखो, एक छोटा सा पार्ट है, C4H10O, 9 में भी सॉरी 8 में भी C4H10O और 9 में भी C4H10O, लेकिन पहले वाले में नाम 1 ब्यूटेनॉल है, दूसरे वाले में 2 ब्यूटेनॉल है, और तीसरे वाले में तो कुछ और ही नाम है, इथॉक्सी इथेन या डाईइथाइल ईथर। तो एक छोटा सा टर्म होता है जो हम लोग डिस्कस किया करते हैं, उस टर्म को हम लोग आइसोमर बोला करते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर नाम अलग है तो स्ट्रक्चर अलग होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर अलग है तभी नाम अलग है। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, नॉट जस्ट आइसोमर। लोग उसको सिंपली आइसोमर बोलते हैं, बट 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर वर्ड मेंशन किया हुआ है। तो ज्यादा बेटर होगा कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऐसा मेंशन करना है तुम लोगों को, बट इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नोट कर लो इस चीज को। सर डाईइथाइल के बाद क्या लिखे? डाई इथाइल ईथर, अच्छा सॉरी डाई इथाइल ईथर हो रहा है, होगा यहाँ पे डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल इथाइल लिख दिया था, डाई इथाइल ईथर, ऊपर वाले में इथॉक्सी इथेन। छोटा सा तुमको आइडिया भी लग गया है यहाँ पे कि कार्बन के कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। ये रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए, और इस रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर हम लोग फर्दर कुछ और भी कंडीशंस की बात करेंगे, कुछ और तरीके के रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। नोट कर लेते हैं चीज को पहले अभी। हाँ बोलो सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कुछ हो और पाई बॉन्ड 0 हो? बिल्कुल हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पाई बॉन्ड हो और सिग्मा बॉन्ड 0 हो, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। बट पाई बॉन्ड होना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, सिग्मा बॉन्ड होके भी काम चल सकता है। बड़ा भारी भारी सवाल पूछता है भाई ये 9th वाला लोग सब। मेरा तो दिमाग में सब आता भी नहीं था, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सर पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस होता है क्या? अरे भाई साहब, कहाँ से आया दिमाग में सवाल, बताओ। सर एक बॉन्ड क्या है? चीज सोच के बताओ, एक रस्सी और 2 रस्सी, ज्यादा मजबूत कौन? 2 रस्सी। आंसर मिल गया। सर जो 2 रस्सी उसमें सर दोनों मिला के पाई बॉन्ड बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, अरे डबल बॉन्ड का मतलब क्या, 2 रस्सी। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, 1 रस्सी। तो 1 रस्सी कम स्ट्रांग हो गया एज कम्पेयर टू 2 रस्सी। हाँ ये है एक पॉइंट कि उस 2 रस्सी को जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस 2 रस्सी का जो सिंगल रस्सी है वो इतने के बराबर नहीं होगा, वो एक अलग टाइप का कंसेप्ट है। लेकिन हाँ ये है, सिंपली पुट, 1 रस्सी और डबल रस्सी में डबल रस्सी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ट्रिपल रस्सी हुआ तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। सर मुझे लगा कि पहला रस्सी सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा रस्सी पाई बॉन्ड। नहीं रे, पहला रस्सी सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा रस्सी सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड होगा। और कोई डाउट किसी को?
और अक्टूबर में हम लोग ऑफिसेस वापस से शुरू करने वाले हैं। जिसको भी डाउट क्लास लेना होगा तो ऑफलाइन डाउट क्लास वैसे अभी भी ले सकते हैं अगर ऑफलाइन डाउट क्लास लेना है तो, क्योंकि अब चीजें ओपन हो ही गई हैं। तो अक्टूबर से हम लोग ऑफिस से शुरू कर देंगे वापस से। और जिसको डाउट क्लास लेना होगा वो ऑफलाइन में आकर के भी डाउट क्लास ले सकता है। क्लासेस तो अभी ऑनलाइन ही चलेगा अंटिल फर्दर नोटिस, लेकिन डाउट क्लासेस आराम से ऑफलाइन आके ले सकते हैं। इनफैक्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लेना होगा हम लोग को वो सब चीज हम लोग ऑफलाइन ले सकते हैं। बट अपना सैनिटाइजर खुद लेके आना है, हम लोग सैनिटाइजर नहीं दे रहे। और अपना मास्क भी लगा करके आना है। तो 5 नंबर 1 मिनट के लिए दिखाइए ना। 1 मिनट के लिए दिखाए, रुको पूरा ही दिखा देते तुमको। 5 नंबर लो। हो गया था। ठीक है, चलो भाई डिस्कशन करते हैं थोड़ा। शुरू का 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फिर ब्रेक देंगे। पहले वाले केस में अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करे और पाई बॉन्ड काउंट करे तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड को हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पाई बॉन्ड को पिंक से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट जैसे 2 एटम ऑक्सीजन फॉस्फोरस, तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। फॉस्फोरस क्लोरीन दूसरा सिग्मा बॉन्ड, फॉस्फोरस क्लोरीन तीसरा सिग्मा बॉन्ड, फॉस्फोरस क्लोरीन चौथा सिग्मा बॉन्ड। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। और जब भी कभी 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे बॉन्ड को पाई बॉन्ड के जैसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे एक दिख रहा है। सेकेंड वाले केस में अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें, पहले सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। तो 2 एटम्स ऑक्सीजन सल्फर के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन सल्फर के बीच में चौथा सिग्मा बॉन्ड। बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी है, 5th सिग्मा बॉन्ड। यहाँ वाले पार्ट में 6th सिग्मा बॉन्ड की बात कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 6 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर कंसिडर करें तो 2 जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो एक पाई बॉन्ड और यहाँ दूसरा पाई बॉन्ड, मतलब टोटल पाई बॉन्ड वाले पार्ट 2 के बराबर होंगे, ऐसा बोला जा सकता है। थर्ड वाले केस में अगर पाई बॉन्ड कंसिडर करें तो एक पाई बॉन्ड दिख रहा, 2 पाई बॉन्ड दिख रहा, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक पाई बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई ही होगा। टोटल 4 पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गए। और सिग्मा बॉन्ड अगर कंसिडर करें तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 10 8, 9, 10, टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। पहले दूसरे तीसरे में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो, जल्दी बोलो। 1, 2 और 3 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर सर पियानो बज रहा है कहीं। स्मृति कुछ समझ नहीं आया क्या बोली तो। टाइप कर दो स्मृति टेलीग्राम पे। हाँ, लो अगर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है तो टाइप कर दो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। टेलीग्राम पे इसके भी चैट में टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करें तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में काम करते, इसको नीचे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में अगर सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करें तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे 5, 6, 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर पाई बॉन्ड कंसिडर करें तो इसके इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, किसी भी 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। एक एटम पे 4 बॉन्ड दिखना अलग चीज है, बट 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब पाई बॉन्ड 0 हो सकता है, आराम से मेंशन कर दिया।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में अगर पाई बॉन्ड की काउंटिंग पहले करें तो एक डबल बॉन्ड दिख रहा, तो दो एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इस केस में टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। तो एक पाई बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड ऐसा बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 5 आयरन में रॉड में दो Fe एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? एक आयरन सर एक आयरन रॉड में दो सक्सेसिव आयरन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ये बॉन्ड होता है, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। दो मेटल्स के बीच में हमेशा मेटालिक बॉन्ड बनता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक मेटल नॉन मेटल के बीच में नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनता है, और एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में हम लोग के पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंसिडर करना शुरू करें। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में अगर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दूसरा और तीसरा दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होंगे, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड्स है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो इस केस में 7 वाले पार्ट में एक भी पाई बॉन्ड तो नहीं दिख रहा, ये जीरो कर देते हैं पहले ही। और सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में कार्बन हाइड्रोजन अलग काउंट कर लेते हैं, कार्बन कार्बन हम अलग काउंट कर लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन अलग काउंट कर लेते हैं, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर हम लोग कार्बन डायरेक्ट कार्बन फार्मूला से सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्ट नहीं, फार्मूला से? इतना बेकार चीज के लिए फॉर्मूला नहीं बनाया जाता, कोई नहीं पूछने जा रहा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, बहुत बेकार चीज है एक्चुअल में। बट क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो ये चीज मालूम होना चाहिए। जैसे नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे पता होना चाहिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कि अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, और बार बार ये टर्म पाई बॉन्ड आएगा, किस वजह से इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। और इन फ्यूचर भी ये चीज आता है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, बस इंट्रोडक्शन के जैसा आता है, कोई सवाल नहीं पूछता इस चीज के ऊपर, तो इसलिए कोई फॉर्मूला करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं इसकी एक पॉसिबिलिटी है। 10th क्लास में कार्बन एंड कंपाउंड है, उसमें एक छोटा सा रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन। जो 10th वाले लोग हैं उधर थोड़ा ढंग से सुनना। हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में हम लोग एक अल्कीन के जैसे स्ट्रक्चर को जिसमें पाई बॉन्ड है और एक अल्काइन के जैसे स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बेसिकली उस अल्कीन और अल्काइन पे हाइड्रोजन का एडिशन करा के उसको अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां से रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा टर्म यूज किया करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब जो पाई बॉन्ड है उसको अनसैचुरेशन के जैसा कंसिडर किया जाता है, ये वर्ड यूज किया जाता है अनसैचुरेशन। अभी बाकी लोग हम इस चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आगे देंगे केवल। तो ये हाइड्रोजनेशन के टाइम पे, इस रिएक्शन के टाइम पे बेसिकली कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए उस चीज के बेसिस पे हम लोग पता कर पाते हैं कि पाई बॉन्ड कितना है। सिग्मा बॉन्ड नहीं पता कर सकते बट पाई बॉन्ड पता कर सकते हैं। और सिग्मा बॉन्ड हम लोग कार्बन के वैलेंसी को एसोसिएट करके शायद निकाल पाए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये हम लोग निकाल पाए। बट इतना घटिया चीज अपने काम का नहीं होता, इतना मेहनत नहीं करने की जरूरत होती है फॉर्मूले के हिसाब से। तो कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन वाले पार्ट में केवल एक सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी केवल एक सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब टोटल मिलाकर के 9 3 12 और 2 14 सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। जब हम लोग 2 सर ब्यूटानॉल में प्लीज एक जाएंगे, बार रिपीट कर सकते हैं फिर से? ओके ठीक है, जैसे ध्यान दो, कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिखा, फिर 4 5 6 7 8 9, ये 9 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स है। 2 एटम्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, फिर 2 एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कौन कौन से एटम्स है? कार्बन हाइड्रोजन। तो ये 9 बॉन्ड्स हो गए। तो उसके बाद मान लो हम लोग कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ वाले पार्ट में कितने बॉन्ड्स हो गए? 3। फिर कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का कार्बन ऑक्सीजन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद मान लो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके चले, तो एक और एक कंसिडर कर सकते हैं। समझ आया हिमांगी? यस सर, थैंक यू सर। ओके सर चलो बनाना नेक्स्ट वाले बोर्ड पार्ट पर
अरे नालायक आदमी, रुको भाई, टाइम आएगा तो बता देंगे। बोले तो केमिकल बॉन्डिंग इस साल पढ़ाएंगे तुम लोगों को, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, टाउ बॉन्डिंग सब बता देंगे, टेंशन मत लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताएंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है, या वाटर का आइस के स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ये डेंसिटी कम क्यों होता है, उसके पीछे जो रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस चीज का भी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में जो हम लोग का सिग्मा बॉन्ड है वो 14 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल ये 1 नंबर के जगह पे 2 नंबर आ गया। वो भी एक लॉजिक है यहाँ पे। जैसे इस चीज को देखो, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, तो 4 कार्बन एक लाइन से था और उसके लास्ट में OH ग्रुप था, मतलब बेसिकली अल्कोहल बोलते हैं इस चीज को, OH। अल्कोहल ग्रुप जो है ये सबसे लास्ट में था। तो लास्ट का मतलब फर्स्ट भी तो बोल सकते हैं। जैसे एक कार्बन है, मान लो एक रस्सी है, तो इधर से रस्सी में पहले साइड से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक साइड में OH ग्रुप लगा, ये OH ग्रुप, इसको हम लोग O सिंगल बॉन्ड H से डिनोट नहीं करते हैं, नॉर्मली OH से डिनोट करते हैं। तो अगर इस साइड में रहा तो 1 नंबर पे OH ग्रुप है, तो इसलिए 1 यहाँ पे पोजीशन आया। जबकि दूसरे वाले केस में उसी कार्बन वाले पार्ट के चेन में ये 4 कार्बन था और उसके फर्स्ट कार्बन पे OH नहीं है, हम लोग सेकेंड कार्बन, तो रस्सी के इस एंड से काउंटिंग करो तो ये सेकंड कार्बन होगा, दूसरे एंड से काउंटिंग करो तो ये सेकंड कार्बन होगा। तो इस केस में सेकंड कार्बन वाले पार्ट पे OH ग्रुप है बेसिकली। तो जब हम लोग का सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है तो यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल है, जब फर्स्ट कार्बन पे OH था तो वहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल था। ये नोमेनक्लेचर का पार्ट 10th क्लास में थोड़ा मालूम होना चाहिए, ये 10th क्लास में दे रखा है। तो 1 ब्यूटेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल ये नोमेनक्लेचर कंसिडर कर सकते हैं। केवल OH ग्रुप एक जगह से हट के दूसरी जगह चला गया, तो उसमें एक चीज देखो, अगर यहाँ का OH वाला पार्ट, जैसे इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन था, ऊपर वाले पार्ट में H है और यहाँ पे OH ग्रुप है। एक काम करते हैं, इस H के जगह पे OH लिख देते हैं और इस OH के जगह पे H लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसी कार्बन पे इधर लिखो, ऊपर लिखो, दाएं लिखो, बाएं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस OH को उठा के इधर ले आते हैं हाइड्रोजन की जगह, और इस हाइड्रोजन को उठा के यहाँ ले जाते हैं, तभी कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ रहेगा। कार्बन का वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो नीचे का स्ट्रक्चर आ गया, OH वाला पार्ट और H वाला पार्ट। तो हम लोग कुछ किए थोड़े ना है, बस एक ग्रुप को उठा के इधर से इधर रिप्लेस कर दिया, इधर का जो ग्रुप है लेफ्ट का उसको राइट में लेकर राइट के ग्रुप को ऐसा इंटरचेंज कर दिया। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड हम सीधा 14 लिख दिए। सारा चीज एग्जैक्टली सेम तरीके से रिपीट होगा, कुछ नया चीज नहीं आएगा। इसको इस तरह की चीज को तुम लोग को सीखना है, सुनते सुनते अपने आप ये चीज सीख जाएंगे, बट इस चीज को सीखना है कि 1 के जगह पे 2 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल OH अपना पोजीशन चेंज कर लिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का था। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब एग्जैक्टली सेम रहेगा। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो थर्ड वाले केस में कुछ नया ही नाम है, फॉर्मूला सेम है बट नाम नया है। काउंटिंग करके देखते हैं हम लोग एक बार इस चीज का, एक सेकंड को। एक बार हम लोग इस फॉर्मूले वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। तो पाई बॉन्ड तो दिख रहा है कि 0 के बराबर है, कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, तो काउंटिंग में पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट टोटल 14 के बराबर है। तो ऊपर भी सिग्मा बॉन्ड 14 था, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 14 है। ऑल्दो ऊपर का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 14 है। इसका लॉजिक हम बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड 14 कैसे है। इसका लॉजिक जो ऊपर लिखा था फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वहां से हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां से आराम से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोगों का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा तो नोमेनक्लेचर के लास्ट में बहुत एक छोटा सा टॉपिक होता है, बहुत ही मजेदार टाइप का टॉपिक होता है, तो उस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, जिस चीज को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये पूरा टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पहचानने का पार्ट है, ये तुम लोगों को अगर किसी पार्ट में डाउट है तो आराम से पूछ सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। कोई भी डाउट अगर किसी को तो पूछ लो। सर हाँ सर वो एक क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड लिखने के लिए मतलब उसको डिफरेंशिएट किए थे, जैसे आप मन कर गया था CH मन कर गया था मेरा। सर ऐसे लिख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? ये और अच्छी बात है ना कि हम उसको डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है तो क्यों लिखना, मेहनत क्यों करना, एनर्जी बताओ। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इस पर्टिकुलर पार्ट में?
चलो अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन और देते हैं। आज एक सवाल पूछी थी, कौन, शायद स्मृति पूछी, 10 नंबर, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और एक सेकंड, बेंजीन, हाँ, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। कार्बन कार्बन बेसिकली एक हेक्सागन के फॉर्मेट में चीजें एग्जिस्ट करती है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे होता है, अल्टरनेट कार्बन के ऊपर होता है, और हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट कार्बन पे हुआ और हाइड्रोजन वाला पार्ट, इस चीज को C6H6 बोला जा सकता है। और इसमें हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है। इसको वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसके पीछे एक रीजन है, उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, वो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट क्लास में आएगा ये चीज, बट अभी के लिए इसके हिसाब से सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे बता के देखो। सर सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3। सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गया सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद पाई बॉन्ड वाला पार्ट 3 के बराबर है। तो सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट यहाँ पे कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड अगर कंसिडर करें तो उस केस में एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस चीज में 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद हम कार्बन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो एक कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और उसके बाद पाई बॉन्ड तो हम लोग को 3 दिख ही रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद कुछ हम लोग और कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में हम तुम लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताते हैं क्या होता है। चलो ग्लूकोज से पहले हम कुछ छोटे छोटे 2-3 और मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा, क्या बोला जाए, चलो एक कॉमन नेम हम मेंशन कर रहे हैं, एसिटल्डिहाइड। जैसे एसिटिक एसिड है, सिमिलर टाइप से हम लोग एसिटल्डिहाइड वर्ड यूज कर रहे हैं। इस चीज को इथेनॉल भी बोला जाता है, दोनों नाम यूज किए जाते हैं। इथेनॉल IUPAC नेम है और कॉमन नेम वाला पार्ट हम लोग का एसिटल्डिहाइड है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, पहले तो फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, C2H4O, ये हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 कार्बन है, ऑक्सीजन वाला पार्ट को अगर 2 बॉन्ड बनाना है तो ऑक्सीजन अगर 2 अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग करके, या एक ही के साथ कोई भी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये H वाला पार्ट, और 3 हाइड्रोजन वाला पार्ट एक कार्बन के ऊपर है। इस चीज को हम लोग एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम में बोलते हैं और इथेनॉल बोलते हैं। वैसे ऊपर एक चीज ध्यान दो, जब इथेन, इथीन, इथाइन बोले थे तब भी 2 कार्बन था, इथेनॉल में भी तो इथ वर्ड ही है। तो नोमेनक्लेचर में ये इथ वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं बार बार, उसके पीछे भी कुछ रूल्स हैं, उन चीजों को हम लोग डिस्कशन के टाइम पे मेंशन करेंगे। कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, और हम सारे के सारे टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं तुम लोगों के सामने। इसी फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट हम आगे मेंशन करेंगे, बट तुम्हारे दिमाग में सामने डाल रहे हैं। सर सिग्मा सिग्मा वाला बॉन्ड पार्ट, 6 और पाई बॉन्ड 1। पाई बॉन्ड 1 सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ऐसा कोई तरीका है जिसे फॉर्मूला दिया हुआ और हम लोग अपने ही इसका स्ट्रक्चर बना ले? एकदम ये चीज होता है आइसोमरिज्म में। सवाल ये पूछा जाता है, फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। 12th क्लास में जाने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, एक अननोन कंपाउंड विद दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, गिव दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो तुमको बनाना ही होता है, 9th-10th में नहीं होता, बट 11th-12th में इसी चीज को करना होता है। ओलंपियाड के सवाल में जो 9th-10th में स्टूडेंट लोग ओलंपियाड देते हैं, केमिस्ट्री का ओलंपियाड, तो उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल में ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल होते हैं कि एक अननोन कंपाउंड है। तो इनफैक्ट वहां तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट भी अननोन है, प्रोडक्ट भी अननोन है, ना रिएक्टेंट दिया ना प्रोडक्ट दिया, करते रहो गेस कि क्या हो सकता है, बट गिवन रिएक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी डिसाइड करना होते हैं, तो स्ट्रक्चर गेस करने आना चाहिए। फिर इसके बाद मान लो हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड की बात करते हैं। जो 9-10 वाला बच्चा केमिस्ट्री का ओलंपियाड देता है उसको 11-12 पूरा क्लियर रहता है। हाँ, उसके बिना काम नहीं कर सकते, उसमें कुछ अलग लेवल की चीजें पूछी जाती है। इनफैक्ट 12th क्लास के भी लोगों को हम ज्यादा केमिस्ट्री ओलंपियाड का सजेशन नहीं देते, करने वाले लोग कर सकते हैं बट सजेशन नहीं देते हैं।
चलो उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड वाले पार्ट को हम लोग अगर कंसिडर करें तो उसका फॉर्मूला होता है C4H8O2। और ब्यूटेनोइक एसिड में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड तुम लोगों ने सुना है, एसिटिक एसिड वर्ड सुन रखा होगा, तो उसी तरीके का एक टर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स का एक सर्टेन क्लासिफिकेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं। एक मिनट यार, चलो इस चीज पे ध्यान दो। जैसे हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड की बात करते हैं तो ऊपर जैसे हम लोग बोले थे 1 ब्यूटेनॉल, तो यहाँ भी ब्यूट है, यहाँ भी ब्यूट है, और कार्बन 4 दिख रहा है, दोनों जगह कॉमन है। तो नोमेनक्लेचर में 4 कार्बन के हिसाब से भी चीजें मैटर करती है। तो इस केस में ब्यूटेनोइक एसिड वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो कंपाउंड कुछ इस तरीके का हो सकता है, और ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये भी एक तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें हम लोग सबसे लेफ्ट साइड में पूरे ग्रुप को रख दें, एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो गया और उस पे OH ग्रुप भी हो गया। ये भी एक तरीका है, और इसको चाहे तो अपने मर्जी से राइट साइड में रख दे। बट अभी जस्ट मेंशन किया कि एक रस्सी है तो रस्सी की इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करो, अपने मन पे पूरा कंपाउंड ऐसा घुमा दो, अपने कॉपी में लिखो, उस कॉपी को घुमा दो, तो सेम ही चीज है। उसको ऐसा घुमा दो, सेम ही चीज है। उस मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन है तो सेम मॉलिक्यूल ना। कॉपी पे लिख दिया तो लिख दिया, है वो सेम चीज, बस उसको हम उल्टा होके देख रहे हैं, हम सीधा होके देख रहे हैं। मेरी मर्जी के ऊपर है, मेरे देखने के तरीके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों चीजें सेम है। इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, जहां पे एक कार्बन के ऊपर एक तो OH ग्रुप अटैच्ड होता है और उसी के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी अटैच्ड होता है। इस चीज को हम लोग ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं। जनरली इसको COOH से डिनोट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप में इंट्रोड्यूस करेंगे इस चीज को, नोट कर लो। और इसका आंसर बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे? सर सिग्मा बॉन्ड 13 और पाई बॉन्ड 1। सिग्मा बॉन्ड 13 और पाई बॉन्ड 1। पाई बॉन्ड तो 1 दिख रहा है हमको। 1 2 3 4, भूल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सिग्मा बॉन्ड 13 आ रहा है और पाई बॉन्ड वाला पार्ट 1 निकल के आ रहा है। नीचे भी सेम आएगा, कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम एक और छोटा सा इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्वेश्चन नंबर 13 C4H8O2, और यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हम लोग मेंशन कर देते हैं मिथाइल प्रोपेनोएट, और इस चीज को ईथर बोला जाता है। सॉरी, ईथर नहीं, ईस्टर बोला जाता है। हम लोग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का था, बट नाम चेंज हो गया। मतलब फिर से हम लोग ये आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज है या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज देखना है यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में और नीचे वाले स्ट्रक्चर में एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाएंगे हम। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी हम लोग के पास ऑक्सीजन था जो कि कार्बन से अटैच था सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। यहाँ पे देखो, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उस पर ऑक्सीजन अटैच्ड है। नीचे भी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच्ड हुआ, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ H अटैच्ड है, बेसिकली OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोले। जबकि नीचे वाले पार्ट में अगर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलते। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हम लोग टर्म ईस्टर यूज करना शुरू करते हैं। 10th क्लास में एक छोटा सा रिएक्शन भी होता है जिस चीज को हम लोग ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन बोला करते हैं। 10th क्लास में रिएक्शन है ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, वहां पे ये स्ट्रक्चर आएगा सामने, वहां पे हम लोग इस चीज को आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक चीज सोच के देखो, अभी हम कुछ कैलकुलेशन करने नहीं बोला, कैलकुलेशन मत करो, एक चीज सोच के देखो। C4H8O2, यहाँ वाले पार्ट में भी C4H8O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एक पाई बॉन्ड दिख गया। ऊपर भी एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग को दिख गया, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड था, नीचे भी एक पाई बॉन्ड था। तो अगर एक पाई बॉन्ड है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो सेम ही निकल के आएगा, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है कंपैरिजन करने का, कि अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है। सर बोलो।
सर सानिध्या का नेट खत्म हो गया, तो वो बोल रहा है आपको बता देने की वो क्लास कोई नहीं कर बात नहीं, पाएगा। कोई बात नहीं, बस क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं हम लोग ऐसे भी। तो इस केस में जैसे हम लोग का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला पार्ट सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद पाई बॉन्ड सेम है, तो सिग्मा बॉन्ड बाय डिफॉल्ट सेम होगा। काउंटिंग करके भी देख लो, पता चल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट सेम निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग को कंपैरिजन करना है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा, तो हम लोग पाई बॉन्ड का काउंटिंग करके सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन डायरेक्टली कर सकते हैं। हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा लॉजिक है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। बट फंक्शनल ग्रुप का नाम ध्यान रखना, ईस्टर, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, एल्डिहाइड वाला पार्ट। कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे नोमेनक्लेचर में। फिर नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर नोमेनक्लेचर का पार्ट विथ रिप्रेजेंटेशन के कार्बन कंपाउंड्स को, जैसे यहाँ रिप्रेजेंटेशन का एक बेसिक पार्ट बताया, तुमको दिख गया कि कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में इस रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा हायर लेवल, कि हम लोग जो ऊपर लिखे थे बेंजीन का स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ कार्बन तो कहीं लिखे नहीं थे, हाइड्रोजन भी नहीं लिखे थे। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर शुरू कर दें। अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं मिला तो फिर परसों से प्रॉपरली नोमेनक्लेचर शुरू हो जाएगा हम लोग आराम से, या फिर नेक्स्ट लेक्चर से आराम से नोमेनक्लेचर वाला पार्ट शुरू कर लेंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर करेंगे, जो बहुत ही बेसिक नोमेनक्लेचर है। अल्केन में हम थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि सबसे पहला नोमेनक्लेचर है, टाइम लगता है उस चीज को सीखने में। बट एक बार अल्केन के नोमेनक्लेचर से कंफर्टेबल हो गए तो अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पहली बार रूल्स को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एक लेक्चर देंगे आराम से हम। दूसरे दिन अल्कीन अल्काइन और कुछ सिमिलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर होगा, आराम से वो चीज कवर हो जाएगा। उसके बाद चार लेक्चर में पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है, यहाँ तक के पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ लो। सर एक डाउट है। बोलो। सर पिछले क्लास मोल एनालिसिस किए थे और उसका उसका मतलब डाउट यहाँ नहीं, उसका डाउट अपना अलग से पूछना। यहाँ का अगर कोई मतलब डाउट है सर तो वो पूछो। हो गया कंप्लीट खत्म? नहीं भाई, वो चलेगा तुम लोग का, वो लंबा चलेगा क्लास मोल एनालिसिस। यहाँ का कोई अगर डाउट है तो बताओ। जल्दी बोलो, कोई डाउट है किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देखना घर पे, अगर खुद से भी देखना हो तो, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में और स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलता है।